गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से क्लास के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और यहाँ से हूबहू आपको प्रश्न अधिकतर आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 है आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका। तो जल्दी से बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाइयों, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है? तो अधिकतर लोगों का जवाब आ रहा होगा आंध्र प्रदेश। क्या आ रहा होगा? आंध्र प्रदेश। तो आप सभी के मन में आंध्र प्रदेश आ रहा होगा, जबकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है। आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 है आपका तमिलनाडु और ऑप्शन 4 है कर्नाटका। सही जवाब दीजिए, क्या होगा आपका सही जवाब? तो आंध्र प्रदेश नहीं है। अब आंध्र प्रदेश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना नहीं है, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना राज्य का जो है 2014 में क्या हो गया था, इससे आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। 2014 में अलग कर दिया गया था तेलंगाना को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तो आपका प्रश्न था, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है? तो ये अब आंध्र प्रदेश का नहीं है, अब ये तेलंगाना राज्य का एक भाग है। ये तेलंगाना का एक भाग है। चलिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता देते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। एक बार ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पटोला साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पाटन गुजरात की। पूछा जाए चंदेरी साड़ी कहाँ की प्रचलित है, तो मध्य प्रदेश की। नौवारी साड़ी पूछा जाए, या ये 9 गज की साड़ी होती है, 9 गज की साड़ी होती है, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र। और बोमकाई साड़ी के बारे में पूछा जाए तो उड़ीसा। और कोसा साड़ी के बारे में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़। और जमदानी साड़ी के बारे में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। तो ये ध्यान रखिएगा। पटोला साड़ी के बारे में पूछा जाए तो पाटन गुजरात में है, और चंदेरी मध्य प्रदेश में प्रचलित है, नौवारी महाराष्ट्र में, बोमकाई उड़ीसा में, और कोसा छत्तीसगढ़ में, और जमदानी पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। ये आप ध्यान रखिएगा। पोचमपल्ली एक गांव है। यहाँ पे क्या है कि अधिकतर जो परिवार हैं वो क्या है? बुनकर हैं। बुनकर परिवार रहते हैं, इसलिए इसको पोचमपल्ली कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, वर्ष 2014 में तेलंगाना जो है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो जो आपका पोचमपल्ली ये क्या था? ये आंध्र प्रदेश का भाग था, जो अब क्या है? तेलंगाना का भाग है। किसका भाग है?
तेलंगाना का भाग है। तेलंगाना का भाग है क्या है? वर्ष 2014। वर्ष 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और पोचमपल्ली अब वर्तमान में तेलंगाना का भाग है। किसका भाग है? तेलंगाना का भाग है। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं पोचमपल्ली, इसको पोचमपल्ली क्यों कहा जाता है? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली क्योंकि यहाँ पे क्या है, अधिकतर जो परिवार हैं, अधिकतर परिवारों का जो व्यवसाय है, परिवारों का जो व्यवसाय है, व्यवसाय वो क्या है? व्यवसाय जो है वो क्या है? जो परिवारों का व्यवसाय है वो बुनाई है। क्या है? बुनाई। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बुनकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकर कहा जाता है। बुनकर, बुनकर कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा पोचमपल्ली, अधिकतर जो परिवार हैं यहाँ पे, अधिकतर जो परिवार हैं उनका जो व्यवसाय है वो बुनाई है, इसलिए इन्हें बुनकर कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली इसको जो है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसकी विरासत को बचाने के लिए, इसकी विरासत को बचाने के लिए, बचाने के लिए वर्ष 2005, वर्ष 2005 में जीआई टैग भी दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। तो पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली इसको जो है भारत सरकार ने इसकी विरासत को बचाने के लिए क्या है, वर्ष 2005 में जीआई टैग भी दिया गया है। क्या दिया है? जीआई टैग भी दिया गया है। और हमने आपको बता दिया कि वर्ष 2014 में तेलंगाना जो है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। इसलिए क्या है, पोचमपल्ली जो है, इसलिए अब पोचमपल्ली जो है अब किसका भाग है? वो तेलंगाना का भाग है। किसका भाग है? तेलंगाना का भाग है। तो आपका राइट आंसर वहाँ पे क्या होगा? तेलंगाना। तो अब तेलंगाना का ये भाग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है। किसकी रूपरेखा है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी। नेक्स्ट है आपका शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति एनईपी या एनपीई। नेक्स्ट आपका मानव और संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी। तो जल्दी से बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तब तक यहाँ हमको बता देते हैं आपको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ अब तक 4 बार एनसीएफ की रूपरेखा जो है आ चुकी है। कब कब आई है ये हमको बता देते हैं, परीक्षा में पूछा जा रहा है। पहली की बात करें तो 1975 में आई है। दूसरी की बात करें तो आपका 1988 में आई है। तीसरी की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये वर्ष 2000 में आई है। और चौथी की अगर बात करें तो ये 2005 में आई है। 2005 में आई है। 2005। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछी जाए कि पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कब आई तो 1975 में आई है ये। दूसरी जो है 1988 में आई है और तीसरी जो है 2000 में आई है और चौथी जो है 2005 में आई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है। किसकी रूपरेखा में से एक है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा इसकी रूपरेखा रखी गई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
तो अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आ चुकी है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहली पूछी जाए आपसे तो 1975, सेकंड पूछी जाए आपसे 1988, थर्ड पूछी जाए आपसे तो वर्ष 2000, और फोर्थ पूछी जाए आपसे तो वर्ष 2005। अब तक कितनी आ चुकी है? 4 रूपरेखा जो है अब तक आ चुकी हैं। तो पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975, दूसरी 1988, तीसरी 2000 में और चौथी 2005 में। तो इस तरह से अब तक क्या होगा? अब तक 4 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आ चुकी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया है? यह आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी पाठ्यचर्या, वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या लागू है? इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकता है। तो बताइए जल्दी से आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर है 2001, ऑप्शन नंबर 2 2005, ऑप्शन नंबर 3 2004 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 2008। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया है? तो सभी को पता है, अभी हमने पीछे भी आपको बताया था कि पहली 1975 में, दूसरी 1988 में, तीसरी 2000 में और चौथी किस में? वर्ष 2005। तो यानी कि वर्ष 2005। तो वर्ष 2005 में क्या है? वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को प्रस्तावित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नंबर 1, एक अनुमोदक के रूप में, एक सुविधादाता या उत्प्रेरक के रूप में, एक आधिकारिक के रूप में और एक तानाशाह के रूप में। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताएगा कोई? इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए? एक सुविधादाता के रूप में। क्या होनी चाहिए? एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए या एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न के उत्तर में सुविधादाता या उत्प्रेरक दोनों में से एक पूछ सकता है। तो सुविधादाता या उत्प्रेरक दोनों ही होता है, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर गोपाल गुरु। नंबर 2 है डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी। नंबर 3 है प्रोफेसर कृष्णा कांति और ऑप्शन 4 है आपका प्रोफेसर यशपाल। तो जल्दी से सही जवाब दीजिए, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है एनसीएफ का सूत्र, एनसीएफ का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? तो शायद सभी आप सभी को पता होगा कि एनसीएफ का सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, ये बोझ है, ध्यान रखिएगा, बोझ नहीं है। शिक्षा बिना बोझ के। तो क्या है एनसीएफ 2005 का सूत्र? शिक्षा बिना बोझ के। क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। तो यह ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ का सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दीजिए अपना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर यशपाल। कौन थे संचालन समिति के अध्यक्ष? तो ये प्रोफेसर यशपाल थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एनसीएफ का मुख्य केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और था। एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और था। नंबर 1 बिना बोझ के अधिगम, नंबर 2 खेल के माध्यम से अधिगम, नंबर 3 व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम और नंबर 4 चित्रों के माध्यम से अधिगम। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि एनसीएफ का सूत्र क्या था। तो एनसीएफ का सूत्र था शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के अधिगम, बोझ के बिना अधिगम। ये आपका राइट आंसर होगा, बोझ के बिना अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र है, इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अधिगम, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ने में। नंबर 2 है आपका पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक शब्दों को याद करने में। नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने में। और नंबर 4 है आपका परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन हेतु सुधार करने में। तो आप सभी को पता है कि परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने में ये एनसीएफ का जो है प्रमुख बिंदु नहीं है। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने ये भी नहीं है। और पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक शब्दों को याद ये भी नहीं है, गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका किसी भी विषय के अंतर्गत प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा एनसीएफ 2005 जोड़ देता है। एनसीएफ 2005 जोड़ देता है नंबर 1 करके सीखने पर, नंबर 2 रटने पर, नंबर 3 समस्या हल करने पर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है। तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। किस पे देता है? करके सीखने पर बल देता है या जोड़ देता है, पर बल देता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर। तो कैसे लग रही है आपको हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा एनसीएफ 2005 मुख्यता पर आधारित है। एनसीएफ 2005 मुख्यतः आधारित है। तो इस आप बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मकवाद और नंबर 3 मानवतावाद और नंबर 4 संरचनावाद। तो एनसीएफ किस पर आधारित है बताइए? व्यवहारवाद पर आधारित है, संज्ञानात्मकवाद पर आधारित है, मानवतावाद पर आधारित है या संरचनावाद पर आधारित है? बताइए। तो ये सामाजिक संरचनावाद पर आधारित है। किस पे है? सामाजिक संरचनावाद पर आधारित है, संरचनावाद पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संरचनावाद पर आधारित है। इम्पोर्टेंट है बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 वे उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण छात्रों के समूह को वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 वे बच्चे की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4 है कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करती हैं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? वे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के समूह को वर्गीकृत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 वे बच्चों की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और समाधान की पहचान करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करेंगी। देखो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे क्लास से, और शिक्षकों को बच्चों नहीं डांटेंगे भी नहीं, और वे उत्तीर्ण में उचित छात्रों को ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वे बच्चों की सोच
पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और समस्या समाधान की पहचान करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में किस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को स्कूल के बाहर कक्षा सीखने को जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्राप्त करने में मदद करना, छात्रों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में सामाजिक विषमताओं को कम करना। ऑप्शन नंबर 4, शांतिपूर्ण समाज के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञान के आधार को बढ़ावा देना। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को स्कूल के बाहर कक्षा को जीवन से जोड़ने में मदद करना, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में छात्रों की मदद करना, छात्रों में सामाजिक विषमताओं को कम करना, शांतिपूर्ण समाज के लिए मानवीय मूल्य और ज्ञान के आधार को बढ़ावा देना। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को स्कूल के बाहर कक्षा सीखने को जीवन से जोड़ना, यानी कि कक्षा के वातावरण को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यह है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था और यहीं पर आज की क्लास का समापन करते हैं और मिलते हैं जल्द ही आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।